आज की जो घटना है ये 29 जनवरी 2024 की है। शाहनूर नाम की एक लड़की जो कि पेशे से ब्यूटिशियन थी, वो अपने घर से हरिद्वार से देहरादून जाती है काम की वजह से। उसे देहरादून में ही रुकना था और वहीं पे एक पार्लर में उसको बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई थी। वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे काम करती थी, अपने घर वालों को पैसे भी भेजती थी और साथ ही साथ घर वालों के कांटेक्ट में भी थी। यानी समय समय पे हालचाल पूछना, उसके घर वालों का कॉल आना, ये काफ़ी सामान्य उसके दिनचर्या में था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि 29 जनवरी 2024 को शाहनूर के घर वाले देहरादून पहुँच जाते हैं और सीधे पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जा करके एक कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि मेरी 24 साल की बेटी जो कि काम के सिलसिले में देहरादून आई थी, वो लापता है और लापता वो 26 दिसंबर 2023 से है। यानी आखिरी बातचीत उसकी परिवार वालों से 26 दिसंबर 2023 को हुई थी। अब इधर पुलिस वालों के लिए भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन था, क्योंकि एक लड़की का मिसिंग रिपोर्ट उसके फैमिली के द्वारा मिला था और साथ ही साथ लड़की को गायब हुए अब काफ़ी टाइम भी हो चुका था। तुरंत ही पुलिस केस दर्ज करती है और छानबीन में लग जाती है। पता लगता है कि शाहनूर जो है वो देहरादून आई तो थी, ब्यूटिशियन का उसने काम भी किया, एक पार्लर में वो जॉब भी करती थी और वो रहती थी टेम्परेरी जो रेंट पे घर लेकर, वो देहरादून के संस्कृति कॉलोनी में रहती थी। जैसे ही पुलिस वालों को उसके एड्रेस का पता लगता है, वो सीधे संस्कृति कॉलोनी पहुंच जाते हैं। संस्कृति कॉलोनी पहुंचने के बाद उन्हें पता लगता है कि जो ये शाहनूर थी, इसने 2 बार वहाँ पे घर चेंज किया था। सबसे पहले वाले घर पे जाने के बाद वहाँ के मकान मालिक के द्वारा ये पता लगता है कि शाहनूर कुछ दिन यहाँ रुकी थी। वो जॉब पे जाती थी, जॉब से टाइम से वापस आती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी और ये जो लड़का था इसका नाम राशिद था और राशिद से कुछ दिनों की दोस्ती के बाद उसने ये घर का जो पता था वो भी बदल लिया था। यानी अब वो नए ठिकाने पर चली गई थी और ये भी संस्कृति कॉलोनी में ही था। दोनों ही साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे, लेकिन इसके बारे में घर वालों को शाहनूर ने बिल्कुल भी नहीं बताया था। जब पुलिस के द्वारा ये थ्योरी घर वालों को बताई जाती है कि वो एक राशिद नाम के लड़के के साथ रह रही थी जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मुजफ्फरनगर देहरादून से काफ़ी पास ही है, 2 से 3 घंटे महज वहाँ पे जाने में लगते हैं। घर वालों ने जब ऐसा सुना कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ रह रही थी तो घर वालों ने बिल्कुल डिनाई कर दिया, क्योंकि उनको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इधर शाहनूर का पता नहीं चल रहा था और पुलिस के सामने एक नए शख्स का नाम जो आया था राशिद। अब पुलिस की पूरी जो शक होती है उसकी सुई आकर राशिद पे अटक जाती है। सबसे पहले राशिद को ढूंढने की कोशिश पुलिस करने लगती है, क्योंकि आखिरी बार बताया जाता है कि वो राशिद के साथ ही दिखाई दी थी। अब इधर मुजफ्फरनगर में भी एक टीम पुलिस की भेज जाती है उसके घर के पते पे, जहां पे जाकर पता लगता है कि राशिद तो यहां रहता ही नहीं है, वो कहीं दिल्ली में जाकर के जॉब करने लगा है। इधर कुछ मुखबिर और कुछ ऐसे टीम भी थे जो राशिद को ढूंढने में लग जाते हैं। एक टीम देहरादून में रहती है जो कि राशिद और शाहनूर के उस पते के आसपास ही उसे ढूंढने की कोशिश करती है कि कहीं से वो लड़का मिल जाए ताकि शाहनूर का भी पता चल जाए। और इधर जो दूसरी टीम थी वो मुजफ्फरनगर में भी जाकर के राशिद का पता या खोज करती रहती है। कुछ महीने बीत जाते हैं इन सभी में, महीने जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से बीतते चले जाते हैं। 30 मार्च का दिन आता है और इस दिन पुलिस के मुखबिरों से पता लगता है कि राशिद जो है जिस पते पे देहरादून में रहता था शाहनूर के साथ, उस पते पे उस घर के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया है। जैसे ही पुलिस को ये पता लगता है, पुलिस एक टीम के साथ तुरंत ही उस घर पे पहुंच जाती है। घर के बाहर से ही राशिद को पकड़ लिया जाता है। लड़के को जब पकड़ा जाता है उससे पूछताछ किया जाता है। उसका नाम जब पुलिस जान लेती है और वो काफ़ी घबराया हुआ था तो अपना नाम भी वो बिल्कुल ही सही बताता है कि मेरा नाम राशिद है। तब पुलिस का सबसे पहला सवाल था कि शाहनूर कहाँ है। राशिद कहता है शाहनूर से मेरी काफ़ी लंबे वक्त से कोई मुलाकात नहीं हुई है, मैं नहीं जानता हूँ कि शाहनूर कहाँ है। कुछ घंटे बीत जाते हैं पूछताछ करते हुए पुलिस को, लेकिन फिर भी कोई भी पता शाहनूर का नहीं मिल रहा था। पुलिस को रात हो जाती है और इसकी गिरफ्तारी सुबह के समय ही हुई थी राशिद की। पूरा दिन निकल जाता है, रात आ जाता है। अब पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल सवाल था कि शाहनूर को कैसे ढूंढा जाए।
पुलिस अब सख्ती से पूछताछ करने का मन बनाती है राशिद से, क्योंकि राशिद के जब नंबर की कॉल डिटेल्स CDR निकाली जाती है तब उसका लोकेशन जो था, जो कि लास्ट टाइम जब 26 दिसंबर को शाहनूर का जो लास्ट लोकेशन था उसी के आसपास ही लग रहा था, यानी कि दिखाई दे रहा था। अब जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है इस लड़के से, तब ये लड़का अब बोलना शुरू करता है। ये कहता है मुझे पता है कि शाहनूर कहाँ है और चलिए मैं बताता हूँ कि वो आपको कहाँ मिलेगी। पुलिस की टीम तुरंत ही राशिद को लेकर के रवाना होती है सहारनपुर की तरफ, और देहरादून और मुजफ्फरनगर के बीच में ही पड़ने वाला एक जगह था। जब वो इस जगह जाता है तब बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं, क्योंकि देहरादून एक पहाड़ी इलाका है। जंगलों के बीच में ये राशिद जो है जाना शुरू कर देता है घाटी से उतरकर। पुलिस की टीम भी पीछे पीछे जाती है और पुलिस को यहाँ से शंका हो रही थी कि शायद शाहनूर के साथ कुछ न कुछ घटना तो ज़रूर घटी है। कुछ दूरी पे जाने के बाद जो राशिद होता है वह कहता है यहाँ पे एक बैग मिलेगा आपको आगे, और इसी बैग में आपको शाहनूर मिलेगी। पुलिस की टीम तुरंत ही उस बैग को ढूंढती है। बैग मिल जाता है। बैग की हालत बहुत ख़राब होती है और जब बैग को खुलवाया जाता है तब इसमें एक लाश मिलती है जिसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि लाश अब सड़ने लगी थी और काफ़ी हद तक सड़ भी चुकी थी। पुलिस तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि लाश की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से लाश का DNA भी करवाया जाता है। DNA जब परिवार वालों के द्वारा करवाया जाता है, परिवार वालों को बुलाया जाता है, DNA रिपोर्ट में ये रिपोर्ट साबित हो जाती है कि वो शाहनूर की थी। शाहनूर के कुछ ऐसे भी सामान थे, कपड़े थे, जिसकी वजह से परिवार वालों ने भी शिनाख्त कर लिया था कि ये उन्हीं की बेटी है। अब यहाँ से राशिद को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उससे कहानी पूछी जाती है कि तुमने शाहनूर को क्यों मारा। इसके बाद राशिद बताता है कि कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने एक नंबर डायल किया था। नंबर के डिजिट्स आगे पीछे हो गए थे, यानी जिस नंबर पे उसको कॉल करना था वो सही नंबर ना लगने की वजह से एक रॉन्ग नंबर पे उसका कॉल लग गया और सामने से एक लड़की फ़ोन उठाती है। लड़की की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन लड़की फ़ोन उठाते से यही कहती है कि आपका कॉल रॉन्ग नंबर पे लगा है। राशिद उस समय कॉल रख देता है, लेकिन उसके मन में ये ज़रूर एक भावना पैदा होती है कि ये जो भी लड़की है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। राशिद फिर से वो नंबर कुछ दिनों के बाद डायल करता है और इस वक्त वो कहता है कि मैं आप ही से बात करने के लिए नंबर लगा रहा हूं, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ऐसा सुनकर शाहनूर को भी काफ़ी अजीब लगता है, आश्चर्य होता है और वो भी कहीं ना कहीं इस लड़के से बात करना पसंद करने लगती है। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगती हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एक दिन राशिद शाहनूर से मिलने पहुंच जाता है देहरादून। जब वो देहरादून मिलकर आता है, शाहनूर उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर जब वो वापस घर आता है तो अब उसे शाहनूर के बगैर रहा नहीं जाता। अब जो राशिद था वो शाहनूर के साथ ही रहना चाहता था। जब उसने शाहनूर को बताया कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और मैं इस तरह से कब तक मिलता रहूँगा, तब उस समय शाहनूर के मन में भी ये जरूर भावना होती है कि क्यों ना हम दोनों साथ रहें। और उस वक्त शाहनूर जो होती है राशिद को देहरादून बुला लेती है। दोनों ही इकट्ठे घर में रहना शुरू कर देते हैं। इधर स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा था, प्यार मोहब्बत वाली बातें होती थी, वक्त बिताते थे, दोनों में कोई परेशानी नहीं थी, उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। लेकिन शाहनूर का जो जॉब था ब्यूटिशियन का, इसमें उसे कई बार घर आने में देरी हो जाती थी। कई बार वो 2-2 बजे रात तक घर आती थी और जब ऐसे लेट नाइट शाहनूर घर आने लगी तो राशिद को कहीं ना कहीं परेशानी होने लगी। वो कई बार पूछता था कि तुम्हारी ऐसी कौन सी जॉब है, ब्यूटिशियन की ही तो है। ब्यूटिशियन की जॉब में अगर तुम कई बार शादी में या इवेंट्स में भी जाती हो तो दुल्हन को भी तैयार करना हो या किसी भी तरह का काम करना हो, 9-10 बजे तक हो जाता है। इवन पार्टी भी 1 बजे तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन तुम 2-2 बजे रात तक क्यों आती हो। ऐसा करते करते दोनों में झगड़े शुरू हो गए और शाहनूर को ये पसंद नहीं था कि उसकी जॉब के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले। राशिद को उसने कई बार मना भी किया कि वो उस पर शक ना करे, वो अपना काम ही कर रही है और अपना काम काफ़ी बेहतर तरीके से जानती है। एक दिन ऐसा होता है कि शाहनूर लेट हो जाती है, 2 बज जाते हैं, 2 से ऊपर हो जाते हैं और रात का वक्त था। इधर राशिद उसका इंतज़ार कर रहा था और गुस्से में आग बबूला हो रहा था। जैसे ही शाहनूर घर पहुंचती है, दोनों में बहुत तेज़ लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान जो शाहनूर होती है वो राशिद को एक
चाटा दे देती है। जैसे ही वो थप्पड़ खाता है, उसका जो क्रोध था, उसकी जो गुस्सा थी, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। राशिद को अब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो शाहनूर के गले को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगता है और वो तब तक दबाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। इधर शाहनूर की वो हत्या कर चुका था। शाहनूर जब मर जाती है तब अब उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए वो तरह तरह के आइडिया लगाने लगता है। हाल ही में कई सारे ऐसी घटनाएं भी हुई थी, जिसमें कि श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बारे में आपने जाना ही होगा, जो कि दिल्ली में घटी थी। ऐसे कई सारी घटनाएं हाल ही में घटी थी, जहां पे आरोपी ने कई तरह की साजिशें की थी अपने लिव इन पार्टनर को ठिकाने लगाने के लिए। इधर जो शाहनूर थी, इसकी बॉडी जो थी, मरने के बाद सुबह का जब समय हो जाता है और राशिद को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब वो शाहनूर के स्कूटी को उठाता है, शाहनूर का एटीएम कार्ड लेता है और सीधे चला जाता है मार्केट जाके वो विशाल मेगा मार्ट में जाता है और 17,000 की शॉपिंग करता है। वो एक बड़ा सा बैग लेता है और रस्सियां खरीदता है और सीधे घर वापस आता है। फिर शाहनूर के हाथ पैर को बांधता है और उस बड़े से बैग में डाल देता है। उसने सोचा था कि रात को ही उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाए, रात को ही उसकी बॉडी को वो ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन रात में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होने की वजह से पुलिस के उसे रात का समय सही नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था इतना बड़ा बैग लेकर अगर बाहर निकलूंगा तो कहीं ना कहीं पुलिस तो जरूर चेक करेगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। इस वजह से उसने निर्णय लिया कि सुबह का समय सबसे अच्छा होगा। दिन के समय भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे बड़े बड़े बैग्स को लेकर बहुत सारे लोग अपने काम के लिए भी जाते हैं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। अब जब सुबह होता है और ये सारे कामों करके बैठा होता है, तो बैग को स्कूटी पे रख के वो सीधे निकल जाता है सहारनपुर की तरफ। और सहारनपुर की तरफ, क्योंकि देहरादून में काफ़ी सारी खाइयाँ हैं, एक खाई के पास नज़दीक जाकर रुकता है और खाई के नीचे उतरता है और इस बैग को खाई में फेंक देता है। बैग को खाई में फेंकने के बाद वो सीधे मुजफ्फरनगर जाता है, अपने घर पे रुकता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि उसे पुलिस जरूर पकड़ लेगी। फिर वो घर से निकलकर दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में कुछ दिन वक्त बिताता है, जॉब भी करता है। इसके बाद वो दिल्ली से सटे हुए पानीपत चला जाता है, जहाँ पे उसकी बहन रहा करती थी, और वहाँ पे जाने के बाद वो दूसरी जॉब ज्वाइन करता है और वहीं पे जॉब करने लगता है। पुलिस को बरगलाने के लिए उसने ये सारी ही चीज़ें की थी, क्योंकि जब पुलिस उसे पहली बार शक के दौरान, शक के बेस पे पकड़ी थी, तब उसने ऐसा कहा था कि मैं तो जॉब करता हूँ और मैं केवल घर देखने आया था, मेरी कोई भी बात शाहनूर से नहीं हुई है, मुझे भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। ये सब साजिश उसने पुलिस से बचने के लिए की थी। उसके घर आने की वजह जब पूछी जाती है कि तुम ये 2-3 महीने के बाद जो देहरादून आए हो, इसी ठिकाने पे तुम रहते थे शाहनूर के साथ, तो यहाँ आने की क्या वजह है, तो उसने बताया कि कुछ सामान मेरा वहाँ रह गया था, जो सामान मैं लेना चाहता था, और मुझे लगा कि जब मैं यहाँ से निकला था, उसके बाद जब न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखता था, वहाँ पर कभी भी शाहनूर की बॉडी मिली या शाहनूर के मौत के बारे में कोई भी खबर नहीं आ रही थी, तब मैं समझ गया कि शायद पुलिस को पता नहीं लगा है अब तक। इस वजह से मैं वापस यहाँ आया अपने सामान को लेने के लिए, लेकिन शायद राशिद को ये पता नहीं था कि पुलिस काफ़ी गुपचुप तरीके से कातिल की तलाश कर रही है। पूरा मामला सामने आने के बाद राशिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक FIR और चार्जशीट दर्ज करके उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उससे तत्काल ही जेल भेज दिया जाता है। आज के डेट में लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। बड़े बड़े शहरों में काफ़ी सारे ऐसे नवयुवक हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय लेना जितना आसान होता है, इसे निभाना शायद उतना ही मुश्किल होता है। अगर हर कोई इस बात को जान ले तो शायद वो बहुत संभल कर अपना कदम रखेगा और कोई भी घटना नहीं घटेगी। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी, तब तक अपना पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहें। धन्यवाद।